अस्सलामुअलैकुम। चंद दिन कबल मैं बाइक पर हाफिजाबाद जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने लिफ्ट मांगी तो बिठा लिया। वो बाही सिंड्रोम के साथ था, यानी उस सिंड्रोम के साथ अफराद के चेहरे पर दाढ़ी मूंछों की सूरत में कोई बाल नहीं होते, सीने पर भी बाल नहीं होते और टांगों पर भी लड़कियों की तरह कम ही बाल होते हैं। छातियाँ भी जनाना साख्त की होती हैं। इसके अलावा बाप बनने की सलाहियत भी मौजूद नहीं होती। इनमें से कुछ ख्वाजा सरा का पेशा अपनाकर नाच गाना वगैरह की फील्ड अपना लेते हैं, और कुछ मर्दाना शनाख्त को बरकरार रखते हुए मर्दाना कपड़े पहनकर मर्दाना काम करते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा स्पेशल बच्चों के एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। बोले मुझे भी वहाँ माली चौकीदार लगवा दें। मैंने पूछा आप क्या काम करते हैं। बोले मैं एक कंट्रैक्टर के पास ट्रैक्टर चलाता हूँ, और अभी हम लोग ये गुजरांवाला था मोटरवे वन वे रोड बना रहे हैं। इतनी बात ही हुई थी कि हम हाफिजाबाद बाईपास पर पहुंच गए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बोतल पिलाए बगैर नहीं जाने दूंगा। मैंने बहुत इसरार किया, फिर चाय पीने पर इत्तेफाक हो गया और हम एक टी स्टॉल पर बैठ गए। मैंने पूछा भाई आपका गांव कौन सा है। बोले 10 साल हो गए हैं गांव छोड़ दिया हुआ, माँ मरी तो घर से निकल आया था, बूढ़ा बाप है भाइयों के पास रहता है। मैंने पूछा गांव क्यों छोड़ा, तो बोला मेरा नाम नज़ीर अहमद है, बचपन में मुझे जीरा दीनदार कहा जाता था। 9वीं 10वीं जमात तक जब मेरी उम्र के बाकी लड़कों की दाढ़ी मूछें निकल आईं और मेरे चेहरे पर एक बाल भी ना निकला तो मुझे जीरा खुसरा कहा जाने लगा। लड़के और बड़ी उम्र के लोग मुझे बेड टच करने लगे और मुझे अपने साथ सेक्स करने की ऑफर करने लगे। ऐसा कहने वाले मेरे चचाजाद तायाजाद भाई थे जिनके साथ मैं बड़ा हुआ था। घर में भी ये सोचा जाने लगा कि मैं शायद अब ख्वाजा सरा कम्युनिटी ज्वाइन कर लूँगा, जिनाना कपड़े पहनूंगा और नाच गा कर सेक्स वर्कर बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। इसलिए उन्होंने मुझसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मैं भट्टे पर मजदूरी करने लगा। भट्टे के मालिक की मुझ पर नज़र पड़ी तो कहने लगा कि तुम मेरी एक दुकान पर काम करोगे, महीने की अच्छी तनख्वाह दूंगा और काम भी यहाँ से आसान होगा। मैंने रजामंदी ज़ाहिर कर दी। मुझे नहीं मालूम था कि भट्टे के मालिक के दिमाग में क्या चल रहा था। वो मुझे यहाँ से लेकर गया, मगर घर के बजाय एक वीरान ठिकाने पर ले गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। उसने मुझे एक कमरे में बंद किया। थोड़ी देर बाद वो एक दुल्हन का लिबास और कुछ मेकअप का सामान ले आया। मालिक मुझसे कहने लगा देखो अच्छी तरह तैयार हो जाओ और फिर ये कपड़े पहन लो। मैंने उससे पूछा कि आपका क्या इरादा है। कहने लगा एक 40 साल शख्स की शादी तय नहीं हो रही, उसकी बड़ी बड़ी मूंछों की वजह से कोई इससे लड़की ब्याने को तैयार नहीं। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ, बशर्ते के 50 लाख रुपए लूंगा। वो अपनी जमीन फरोख्त करके तुम्हारी कीमत देने को तैयार है। बहुत माल हाथ आने वाला है, बस जल्दी से तैयारी कर लो। मैंने कहा यह तो धोखा है, मैं ये सब नहीं कर सकता। और जब उसे पता चला कि मैं लड़की नहीं बल्कि ख्वाजा सरा हूँ तो वो मुझे जान से मार डालेगा। मालिक कहने लगा नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ अलबत्ता अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो तुझे मैं ज़रूर जान से मार डालूंगा। उसने मुझे दुल्हन के कपड़े पहनाए और उस 40 साल शख्स से मुझे ब्याह दिया। दिखने में मैं लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर लड़की नहीं थी। आधी रात को जब उसे मालूम हुआ कि मैं लड़की नहीं हूँ तो डर के मारे कमरे से भाग खड़ा हुआ। मैंने मौके का फायदा उठाया और घर से भाग खड़ी हुई। मेरी जान तो बच गई मगर जान खतरे में जरूर थी। वहां से मैं एक मस्जिद में आया, दहाड़े मार मार कर रोने लगा, खुदा के हुजूर मदद मांगने लगा। मौलवी साहब ने मुझे देखा तो रोने का सबब पूछा। मैंने उसे सारी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। वो एक नेक और शफीक इंसान थे। मौलवी साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अल्लाह के वली थे। उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह के हर फैसले को दिल से कबूल करते हैं। अल्लाह से कभी भी अपना ताल्लुक कमज़ोर ना होने देना, और जो तुम्हारा दिल कहता है अपनी वही पहचान रखना। तो मैंने मर्द बनकर ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करने के बाद बताया कि मैं बाप नहीं बन सकता। अम्मा ने कोशिश की कि कोई ऐसी बेवा या तलाकशुदा लड़की मिल जाए जिसके पास 1-2 बच्चे हों, और मैं उन बच्चों को अपनी औलाद समझकर पाल लूँगा। मुझे भी अम्मा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। मौलवी साहब भी खुश हुए कि ये अच्छा आइडिया है, मगर जहाँ भी बात की लोगों ने कहा कि हम खुसरे के साथ अपनी बेटी नहीं ब्याह सकते, वो तो मर्द ही नहीं है। लड़की वाले कुछ लोग समझते थे कि ये नाच गाना और भीख मांगना वगैरह न शुरू कर दे, जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी में से कुछ लोग करते हैं। खैर कहीं से भी रिश्ता ना मिला। मुझे कुछ औबाश लड़कों ने फुप्पी कहना शुरू कर दिया। मेरी उम्र के बाकी लड़कों को चचा या चाचू और मुझे फूफी। मेरे जीरे दीनदार से जीरा फूफी हो गया। मैं इस लफ्ज़ से बिल्कुल गुस्सा नहीं करता था, मगर छोटे बच्चे और औबाश लड़के और बड़ी उम्र के आदमी भी मुझे छेड़ने या चिढ़ाने को फूफी फूफी कहकर भागते थे। मैंने कभी किसी को ना कहा कि मुझे ऐसा ना कहो। वो लोग मेरा तमाशा बनाना चाहते थे।
یہ دنیا تماشبینوں کی دنیا ہے، یہاں ہر طرف کھیل تماشے جاری ہیں۔ مذاق اڑانے کو کسی کی ذات مل جائے تو یہ چیز یہاں سب سے پسندیدہ ہے۔ یہاں لوگوں کے دکھ درد اور تکلیف کا بھی تماشا لگا کر خوشی حاصل کی جاتی ہے، مگر میں نے اپنے گاؤں والوں کو یہ موقع نہیں دیا اور گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ 10 سال میں 3 بار گاؤں گیا ہوں اور اب بھی ہر بار مجھے چند لوگوں نے پھپھی کہہ کر تنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیرے نے بتایا کہ جب مظلوم اپنا فیصلہ اوپر والے پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی آگ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اسے جو 3 لوگ سب سے زیادہ تنگ کرتے تھے وہ تینوں ہی تماشا بن چکے ہیں۔ ایک کی بیوی 2 بچے چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی، ایک نشے پر لگ گیا اور زمیندار ہوتے ہوئے کوڑے کے ڈھیروں سے خالی بوتلیں اور گتا تلاش کر کے بھیک مانگ کر نشے کے پیسے جمع کرتا ہے، تیسرے کو فالج پڑا اور موت کی آرزو میں چارپائی پر پڑا ہے۔ یہ 3 کردار جیرے کو گاؤں سے نکالنے میں پیش تھے۔ لڑکوں اور بچوں کو بھی یہی تینوں جیرے کے پیچھے لگاتے تھے کہ اسے پھپھی پھپھی کہہ کر غصہ دلاؤ۔ جیرا کہتا ہے کہ میں نے ان کے حق میں بددعا کی تھی کہ میرا تماشا لگانے والوں اللہ تمہارا تماشا لگائے اور تم دیکھو کہ کسی کا تماشا لگا کر خوش ہونا کیسا ہے۔ جیرے نے گاؤں میں ایک بار چکن شاپ بنائی تو رات کو اس کی دکان کے باہر کوئی لکھ کر گیا پھپھی چکن شاپ، اور یہ عبارت لکھنے والا وہی تھا جسے آج فالج ہو گیا ہے۔ ان ہاتھوں سے وہ اپنا منہ بھی صاف نہیں کر سکتا۔ جیرے کو میں نے کہا کہ بھائی درجہ چہارم میں مالی یا چپراسی وغیرہ بھرتی ہونے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جو کام کر رہے ہو وہی کرتے رہو، تم اچھے ڈرائیور ہو، کچھ پیسے جمع کرو، پاسپورٹ بناؤ اور دبئی چلے جاؤ، وہاں بڑا ٹرالا یا کوئی لوڈر وغیرہ چلایا کرو، اپنی اچھی زندگی گزارو اور کبھی بھی واپس لوٹ کر یہاں نہ آنا۔ یہاں بسنے والے تم جیسے لاکھوں اسپیشل افراد کو انہی غیر انسانی رویوں کا سامنا ہے۔ تمہاری ہمت کو سلام ہے جو تم آج تک ٹوٹے نہیں ہو، بیکاری نہیں بنے، عزت نفس قائم ہے اور محنت کر کے کما رہے ہو، تم ہمارا فخر ہو۔ معاشرے میں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے خواجہ سرا پیدا نہیں ہوتا، یہ ان والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ان کا مذاق اڑانا یا اپنے سے کم تر سمجھنا کم عقلی ہے۔